तो गुड आफ्टरनून ऑल। तो हम अपना टॉपिक कर रहे थे यहाँ पे बायोलॉजी। हमने 3 क्लासेस हमारी कर ली हैं, आज हमारी 4th क्लास है। ठीक है, तो 4th क्लास हमारा चैप्टर चला हुआ था सेल। हम मानव कोशिका पढ़ रहे थे, ठीक है, सेल पढ़ रहे थे। तो सेल में हमने देखा था कि जो सेल थी जो हमारी, उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था, गोल्जी बॉडी पढ़ लिया था, लाइसोसोम, वोकल्स और न्यूक्लियस, ये सब हमने पढ़ लिए थे। तो ये हम पढ़ रहे थे हमारी कोशिका में। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो हमारी कोशिका है वो एक पतली झिल्ली से घिरी होती है। ठीक है, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल, उस झिल्ली को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन है। और आपको बताया था कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो इसमें एक पार्ट ये है हमारा जो लाइसोसोम, इसमें एक इसका भाग है लाइसोसोम का, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है? अभी जो कोशिकाओं को नष्ट करने का, यानी जो डेड सेल है उनको नष्ट करने की, नष्ट करता है, तो उसको किसका काम होता है? लाइसोसोम का। क्योंकि इसके पास क्या होता है, आपको बताया था, इसके पास एक एंजाइम होता है, इसके पास एंजाइम होता है। ठीक है, तो इस एंजाइम से क्या करता है वो, जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? सेल के ऊपर फेंक देता है, और जिससे क्या है वो नष्ट हो जाती है। तो ठीक है, ये क्या बोला जाता है इसको? आत्महत्या की थैली, यानी जो सेल का पार्ट है उसमें इसको क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, यानी ये अपने आप को क्या कर सकता है? ये नष्ट कर सकता है। मैंने इसके जिस कोशिका में भी ये है, तो उस कोशिका को क्या कर सकता है? ये पूरी तरह नष्ट कर सकता है। तो ये जो हमारा लाइसोसोम है ये किसमें नहीं पाया जाता? तो ये ब्लड के अंदर नहीं पाया जाता। अभी ब्लड के अंदर कैसे भी? जो हमारी ब्लड सेल है, जो ब्लड सेल है हमारी, वो नष्ट हो जाती हैं। तो वो उनको नष्ट हो जाती है, तो उनको मतलब खत्म करने का काम कौन नहीं करता? लाइसोसोम, क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं होता। तो आपको देखा होगा कि जो ब्लड सेल है, तो ब्लड सेल जब नष्ट हो जाती है तो कहाँ जाती है वो जाती है तिल्ली। तिल्ली बोलते हैं, या सप्लीन, या फिर तिल्ली है या सप्लीन है। ठीक है, इसमें चली जाती है। तो तिल्ली में चली जाती है वो, मतलब क्या है भाई? लाइसोसोम है जो क्या करता है? ब्लड में नहीं पाया जाता। जो ब्लड सेल होती है, जो ब्लड की कोशिकाएं होती हैं, वो किस में जाती हैं? तिल्ली में चली जाती है, सप्लीन में जाती है, और सप्लीन में जाकर क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए तिल्ली है जो सप्लीन है उसको क्या बोला जाता है? कब्रिस्तान बोला जाता है ब्लड सेल का। ठीक है, यानी इसको क्या बोला जाता है? ब्लड सेल का कब्रिस्तान बोला जाता है। ठीक है, तो इतना हम कर चुके थे। तो नेक्स्ट है हमारा आज जो हमारी सेल हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। सेल होती हैं जो हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक, और एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और दूसरी होती है हमारी यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये किस किस में पाई जाती है? देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये क्या होती है? अनडेवलप्ड होती है। अनडेवलप्ड, अनडेवलप्ड का मतलब क्या होती है? अविकसित होती हैं, क्योंकि ये ज्यादा विकसित नहीं होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसको क्या बोला गया है? जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनको क्या बोला गया है? अनविकसित, अविकसित यानी अनडेवलप्ड बोला गया है। ठीक है, और ये क्या होती है? जो यूकैरियोटिक सेल होती है ये डेवलप होती हैं। डेवलप, ये डेवलप होती हैं, विकसित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे अंदर होती हैं, हमारे अंदर विकसित कोशिकाएं होती हैं जो, वो किस में पाई जाती हैं? वो पाई जाती है ह्यूमन, एनिमल, एनिमल। ठीक है, किस में पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है? ह्यूमन में। और एनिमल में कौन सी सेल पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये किस में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है, वायरस, इनमें कौन सी सेल पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? जो इनके फीचर्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के जो फीचर्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर्स है, इसमें क्या होता है? इसमें जो राइबोसोम होता है, जो राइबोसोम होता है वो कितना होता है? जो राइबोसोम होता है वो कितना होता है? 70S होता है। ठीक है, और इसमें यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कितना होता है? इसमें राइबोसोम है वो कितना होता है? 80S होता है। ठीक है, तो इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, और इसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। और इसमें क्या है भाई? इसमें मतलब इसको अविकसित यानी अनडेवलप्ड कोशिका यानी अनडेवलप्ड सेल क्यों बोला गया है? तो भाई क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें
ना तो ये पाया जाता है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है, लेकिन भाई न्यूक्लियस है जो न्यूक्लियस है वो होता है, लेकिन वो उसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर क्या नहीं होता, अनवेल्प नहीं होता, यानी न्यूक्लियस के ऊपर क्या नहीं होता, कवर नहीं होता भाई, कवर नहीं होता है, वो खुला होता है, बिल्कुल ओपन, ठीक है। वो क्या होता है, ओपन होता है और उसके ऊपर कवर नहीं होता है। और उसके बाद ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो हमारी ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल है यूकोरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर क्या होता है भाई, राइबोसोम होता है, आपको बताया भी राइबोसोम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ बॉडी बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, कवर होता है भाई, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, एनवेल्प होता है, यानी कवर होता है, ठीक है। तो उस एक झिल्ली में बंद रहता है वो, मतलब वो कवर होता है उसके ऊपर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कवर नहीं होता है। तो ये था इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो भाई इसमें पाया जाता है कि एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, यानी मानव कोशिका तथा पेड़, यानी जो हम बोलते हैं पौधे की कोशिका, यानी पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका में क्या अंतर होता है भाई, इसमें बताना होता है भाई कि अंतर क्या होता है, क्या अंतर होता है। यानी क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो मानव की कोशिका है, यानी ह्यूमन सेल है जो, और जो पादप कोशिका है यानी प्लांट सेल है, उसमें अंतर क्या होता है। तो आपको बताया कि उसमें कौन कौन सा अंतर होता है। यानी जो प्लांट सेल होती है, जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें प्लास्टिड पाया जाता है, प्लास्टिड, प्लांट सेल होती है उसमें क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। और दूसरा है सेल वॉल, सेल वॉल पाया जाता है। ये सेल वॉल क्या बोला जाता है भाई, कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और क्या बोला जाता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड को क्या बोला जाता है भाई, प्लास्टिड को बोलते हैं लवक, इसको क्या बोला गया है, लवक, ठीक है, लवक होता है। ये तो ही हमारी प्लांट सेल। और अब हम करते हैं ह्यूमन सेल की बात। भाई ह्यूमन सेल में क्या पाया जाता है, ह्यूमन सेल में क्या होता है, प्लास्टिड, जो प्लास्टिड होता है वो नहीं होता है, ठीक है। क्या ह्यूमन सेल में प्लास्टिड होता है, नहीं होता है प्लास्टिड, क्योंकि प्लास्टिड क्या है, एक लवक है, यानी जो पौधे के अंदर जो भोजन बनाने का काम करता है उसको बोलते हैं लवक, ठीक है। यानी प्लास्टिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अभी बताएंगे आपको। लेकिन जो प्लास्टिड है वो किसमें नहीं पाया जाता, ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। और सेल वॉल, दूसरा नंबर था भाई सेल वॉल, सेल वॉल है जो, सेल वॉल, क्या ये भी सेल वॉल भी ह्यूमन में पाया जाता है, नहीं पाया जाता भाई, सेल वॉल भी ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। और दूसरा भाई जो प्लांट सेल होते हैं, जो प्लांट सेल होते हैं वो कैसी होती है, जो प्लांट सेल होती है वो क्या होती है, चकोर होती है भाई, चकोर ऐसे मिलेगी भी आपको प्लांट सेल। और जो ह्यूमन सेल होती है, ह्यूमन सेल क्या होती है भाई, गोल होती है, जो ह्यूमन सेल है वो गोल होती हैं। और जो ह्यूमन सेल है वो क्या होती है, छोटी होती है। और जो प्लांट सेल है वो क्या होती है, बड़ी होती है, जो प्लांट सेल है वो क्या होती है, बड़ी होती है, और जो ह्यूमन सेल है वो छोटी होती है। तो इतना इसमें था भाई इस क्वेश्चन का, कि भाई मानव कोशिका और जो हमारी पादप कोशिका है उसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। अभी देखिए हमने भाई एक पार्ट की बात करी थी, जो प्लांट सेल है उसमें हमने एक वो किया था भाई कि उसमें एक पार्ट है प्लास्टिड, जो प्लास्टिड होता है, ठीक है। प्लास्टिड को क्या बोलते हैं भाई, प्लास्टिड को बोलते हैं लवक, ये लवक होता है भाई जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, लवक बोलते हैं। तो जो प्लास्टिड है लवक है, 3 प्रकार का होता है, जो प्लास्टिड है लवक है 3 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। जो प्लास्टिड है लवक है 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है उसको क्या बोला जाता है भाई, उसको बोला जाता है हरित लवक, उसको बोला जाता है हरित लवक, इसको क्या बोला जाता है, हरित लवक। और ल्यूकोप्लास्ट को बोला जाता है अवर्णित लवक, इसको बोला जाता है अवर्णित, अवर्णित
अवर्णित लवक। ठीक है, इसको बोला जाता है अवर्णित लवक, और इसको क्या बोला जाता है, वर्णित, इसको बोला जाता है वर्णित लवक, इसको वर्णित लवक बोला जाता है। यानी इसमें क्या होते हैं भाई, ये 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड होता है जो पौधे में पाया जाता है, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा हमारा क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो भाई जो क्लोरोप्लास्ट है इसको बोलते हैं हरित लवक। यानी ये क्या करता है, जितने भी पेड़, जितने भी पौधे के या पेड़ के जो भाग हैं, पादप के जितने भी भाग हरे हैं, तो हरे भागों में क्या पाया जाता है, हरे भागों में ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो हरे भाग हैं उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है भाई, इसका काम है भाई भोजन बनाना। जो पौधे के अंदर भोजन का निर्माण करते हैं, जो पौधन जो जो भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वो किस में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। और यह किस रंग का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, यानी हरे रंग का होता है। यानी जो पत्ती होती है, पौधे की जो पत्ती होती है हमारी, ठीक है, ग्रीन कलर की होती है, और कुछ पीले रंग की होती है। लेकिन बताएंगे पीले रंग की क्यों होती है। तो जो ग्रीन कलर की पत्ती होंगी उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये था भाई जो भोजन बनाने का काम कौन करता है, तो भोजन बनाने का काम करता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है अवर्णित लवक। यानी जिन जिन भागों में, जिन भागों में जो पौधा है, पौधे के जिन भागों में वर्ण नहीं, मतलब वर्णित लवक का मतलब क्या है कि जिन भागों में रंग नहीं होता, यानी वो रंग रहित होते हैं, यानी उनमें रंग नहीं होता है। ठीक है, उनमें रंग नहीं होता है, जैसे कि जड़ होगी, और पौधे का जो मोटा भाग है, मोटा भाग है वो क्या होता है, रंगहीन होते हैं, रंगहीन, उसको बोला गया भाई रंगहीन। ठीक है, रंगहीन होते हैं, तो उनमें कौन सा पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है भाई, ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन का संग्रहण करना, भोजन का संग्रहण, यानी उसको क्या बोला जाता है, संग्रहण करना, यानी इकट्ठा, यानी भोजन को जो इकट्ठा करता है उसका किसका काम है, ल्यूकोप्लास्ट। यानी जो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा भोजन बनाया गया है, ठीक है, तो उसको इकट्ठा कौन करता है, उसको इकट्ठा कौन करता है, तो ल्यूकोप्लास्ट करता है। तो एक इसमें क्वेश्चन आता है कि जो भोजन बनाते हैं, ठीक है, पौधे क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, वो किस क्रिया से बनाते हैं, वो क्रिया, उस क्रिया किस क्रिया से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो स्टोर करने का काम किसने किया, अभी स्टोर करने का काम हमारा भोजन स्टोर किया है, जो पौधे का भोजन स्टोर किया है वो ल्यूकोप्लास्ट ने किया है। इसका अवर्णित लवक को बोलते हैं। और एक इसमें पाया जाता है जैसे जड़ हो गया, मूल जिसको बोलते हैं, और पादप का मोटा भाग, जो मोटे भाग होते हैं, ठीक है, उनमें क्या पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। अब थर्ड जो हमारा पार्ट है भाई उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, यानी वर्णित लवक। यानी जिस जिस वर्ण की, यानी जिस लवक की वजह से, जिस लवक की वजह से, जिस लवक की वजह जिस लवक की वजह से पौधे में क्या होता है, पौधे में वर्ण, यानी क्या होता है, रंग आता है, या रंग आता है। कोई भी, या फल है, खाने की चीजें हैं, ठीक है, या फल वगैरह है, पत्तियां हैं, उसमें रंग आने का कारण क्या है भाई, उसमें क्रोमोप्लास्ट का कारण है, यानी वर्णित लवक है। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं भाई, जो हम पढ़ते हैं जैसे कि बीटानिन पढ़ते हैं, बीटानिन बीटानिन किस में पाया जाता है, तो बीटानिन पाया जाता है भाई चुकंदर, जो हमारी चुकंदर होती है, जैसे सलाद वगैरह में यूज करते हैं चुकंदर को, उसका लाल रंग होता है, जो उसका लाल रंग किसके कारण होता है, वो बीटानिन के कारण होता है। जो चुकंदर होती है उसमें लाल रंग होता है, वो बीटानिन के कारण होता है। जैसे कि हम पत्तियां होती है, जो पत्ती होती है, पौधे की जो पत्ती होती है, जो पौधे की जो पत्ती होती है उसमें पीला रंग होता है, पीला रंग, जो पौधे की पत्ती है होती है उनमें जो पत्तियां पीली हो जाती है, पीला रंग किसके कारण होता है, वो जो होता है जेंथोफिल के कारण। जेंथोफिल, जो पीला रंग होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है, और जो बीटानिन होता है वो किसमें, चुकंदर में लाल रंग बीटानिन के कारण होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ण होते हैं। ठीक है, जो पीला रंग आता है वो जेंथोफिल के कारण आता है। ठीक है, और विटामिन है, जैसे चुकंदर में लाल रंग आता है, तो वो किसके कारण आते हैं, सारे वो क्रोमोप्लास्ट के कारण आते हैं। ठीक है, तो ये है भाई हमारा वर्णित लवक। ये होते हैं तीन प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है भाई हमारा इसमें
तो हमने पढ़ा कि प्लास्टिक होते हैं वो तीन प्रकार का होता है, ठीक है। जो प्लास्टिक हमने पढ़ा कि एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसको बोलते हैं हरित लवक। जो पेड़ पौधों में पत्तियों का रंग हरा होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो अवर्णित लवक यानी जड़ जो मोटे भाग होते हैं उनमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और उसके बाद क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक है। जितने भी जो पौधे होते हैं और जो फल होते हैं वो अलग अलग रंगों के होते हैं, उनमें रंग देने का काम कौन करता है हमारा, कौन करता है, तो क्रोमोप्लास्ट करता है, ठीक है। तो वही सेल हम पढ़ रहे थे। अब सेल का हम पढ़ते हैं भाई, एक पार्ट है हमारा न्यूक्लियस। तो भाई सेल का जो सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट वो है भाई न्यूक्लियस। सबसे बड़ा पार्ट है भाई ये सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस है। तो भाई ठीक है। तो भाई जब हमने देखा कि जो सेल थी उसमें बहुत सारे थे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम है, वोकल्स हैं, ठीक है। उसमें से एक सबसे बड़ा पार्ट क्या था हमारा भी, न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस, तो वही सबसे पहले आता है न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले आता है न्यूक्लियस है जो किसने खोजा, न्यूक्लियस की खोज किसने की, जो हमारा सबसे पहला पार्ट है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की भी, रॉबर्ट ब्राउन। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि भाई सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई है, तो रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन के द्वारा की गई है। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किसकी खोज की गई है, न्यूक्लियस की खोज की गई है, ठीक है। तो भाई न्यूक्लियस को खोजा, लेकिन उसने इसको प्रॉपर तरह से यानी जो प्रॉपरली क्या किया भाई, डिफाइन नहीं किया उसने। इतने उसने बस यही खोज दिया कि भाई जो सेल होती है हमारा उसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है वो न्यूक्लियस का होता है। तो उसने इसको प्रॉपर तरह से क्या नहीं किया भाई, इसने इसको प्रॉपर तरह से डिफाइन नहीं किया। तो भाई ये आता है कि भाई इसने इसको खोज तो दिया लेकिन डिफाइन नहीं किया। लेकिन एक वैज्ञानिक आए उसके बाद, वाल्डेयर, उसके बाद वैज्ञानिक आए वाल्डेयर। तो इसमें एक धागे जैसी संरचना थी भाई। इसमें जो न्यूक्लियस को जूम करके देखा गया, वाल्डेयर ने जब देखा, तो वाल्डेयर ने जब देखा तो इसमें देखा कि इसमें धागे जैसी संरचनाएं थी। जब इसको जूम करके वाल्डेयर ने देखा तो उसमें धागे जैसी संरचनाएं थी। तो उसको क्या नाम दिया गया, जो धागे जैसी संरचना थी उसको क्या नाम दिया गया, उसको दिया गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, ठीक है। तो उसको क्या नाम दिया, गुणसूत्र नाम दिया गया। और इसकी खोज गुणसूत्र की यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने की थी, वाल्डेयर ने, ठीक है। तो लेकिन वाल्डेयर भी आगे नहीं खोज पाया भाई। इसने गुणसूत्र तो निकाल दिए कि भाई गुणसूत्र होते हैं, और ये आगे नहीं, मतलब ये भी क्या हुआ भाई, ये भी आगे डिफाइन नहीं कर पाया। तो भाई जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं भाई। 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। हमारे अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं भाई, 46 गुणसूत्र होते हैं यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो वाल्डेयर ने क्या किया भाई, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज कर दी, लेकिन आगे ये भी नहीं बता पाया। तो उसके बाद आते हैं भाई, जब इसको और जूम करके देखा गया तो हमने न्यूक्लियस को निकाल लिया भैया। जब न्यूक्लियस को निकाला गया, न्यूक्लियस को निकाल लिया भाई यहाँ से अलग, ठीक है। न्यूक्लियस को जब अलग से खोला गया तो उसमें न्यूक्लियस की खोज आपको पता है रॉबर्ट ब्राउन ने की, लेकिन उससे आगे न्यूक्लियस को जब खोल के देखा गया तो क्रोमोसोम उसमें उसके अंदर धागे जैसी रचना मिली, जिसको क्या नाम दिया गया, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम नाम दिया गया। तो भाई ये धागे जैसी संरचना थी, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया गया भाई, इसको बोला गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नाम दिया गया। तो इसको भी जब इसको आगे खोल के देखा गया ऐसे, ठीक है, जब इसको आगे ऐसे खोल के देखा गया तो इसके अंदर से एक धागे जैसी संरचनाएं निकल रही थी, धागे जैसी जो संरचनाएं निकल रही थी। तो जब इसको खोल के देखा गया तो ये भाई इसके अंदर से धागे जैसी संरचना निकल रही थी। तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको दिया गया डीएनए। तो इसको क्या बोला गया भाई, डीएनए बोला गया। और डीएनए की खोज, इसको क्या नाम दिया गया, डीएनए नाम दिया गया, ठीक है। और आपको बता दें कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था, जो डीएनए था, डीएनए का जो डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर था वो किसके द्वारा गया था, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा वो मॉडल दिया गया था। यानी जो उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। तो वो किसके द्वारा बताया गया था, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा बताया गया था कि जो हमारा डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। तो भाई इसने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है।
तो उसके बाद आते हैं भाई हमारे पास, अब डीएनए भी खोज लिया, लेकिन इसने भी ये यहाँ तक हो गया भाई डीएनए। तो आगे डीएनए को जब खोल के देखा गया तो उसमें ये एक संरचना मिली भाई, ठीक है, और इसी को ही बोला गया भाई जीन, जिसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, और उसको क्या बोला गया, जीन। तो जीन की खोज की थी भाई, जीन की खोज जोहानसन ने की थी भाई, जोहानसन द्वारा की गई थी, जोहानसन द्वारा जीन की खोज की गई थी भाई, जो इसको आगे खोल के देखेगा, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले न्यूक्लियस जो हमारे सेल का सबसे बड़ा पार्ट है, उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की भाई, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इतना ही खोजा, लेकिन आगे नहीं निकाल पाया। जब उसको खोल के और जूम करके देखा गया तो उसके अंदर एक ऐसी संरचना मिली जिसको क्रोमोजोम नाम दिया गया, और जिसको क्रोमोजोम नाम दिया गया। तो क्रोमोजोम खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने। तो उसको आगे और खोल के देखा गया, ठीक है, तो उसको आगे खोल के देखा गया तो उसको नाम दिया गया डीएनए, और जब डीएनए को भी अलग से खोल के देखा गया आगे तो उसको नाम दिया गया जीन। तो जीन की खोज जोहानसन द्वारा की गई थी, और इसके अंदर जो ये संरचना पाई गई इसको बोला गया टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इसको नाम दिया गया न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो अब जो डीएनए है वो देखते हैं हमारा। ये हमारा जीन है, ठीक है। इसके अंदर संरचना होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होती है, ठीक है। तो भाई जो हमारा जो सेल था, न्यूक्लियस था, ठीक है, तो इसमें एक ये संरचना देखी गई तो इसको न्यूक्लियोटाइड्स नाम दिया गया। तो न्यूक्लियोटाइड्स नाम दिया गया, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, और सबसे पहले तो ये देखिए भाई, जो डीएनए होता है इसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज राइबोज न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, इसको क्या बोला गया, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोला गया। क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, दो क्या होते हैं ऑक्सीजन के, इसमें क्या होते हैं, दो ऑक्सी राइबोज होते हैं। राइबोज का मतलब क्या, राइबोज का मतलब है भाई यहाँ शुगर से है भाई, राइबोज शुगर से है। राइबोज का मतलब क्या होता है भाई, शुगर से है, यानी जिस भी आपको जहां भी राइबोज मिले तो उसका मतलब ये होता है शुगर होता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, राइबोज। तो इसमें सब में क्या होता है, शुगर होता है। तो इसको क्या बोला गया, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और एक होता है हमारे पास आरएनए, आरएनए इसको बोला गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको बोला गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये इसकी जो संरचना होती है देखिए, एक होता है हमारे पास डीएनए और एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए और एक होता है हमारे पास आरएनए, ठीक है। जो डीएनए होता है उसकी शेप क्या होती है, डबल हेलिक्स होती है भाई। कैसा होगा ये, डबल हेलिक्स होगा ऐसे, ठीक है। जो डीएनए होता है हमारा उसकी शेप कैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है। लेकिन जो हमारा आरएनए होता है उसकी शेप कैसी होती है, सिंगल होती है भाई। आरएनए आपको ऐसे ही मिलेगा, सिर्फ आरएनए जिसकी शेप होती है वो ऐसे होती है आरएनए की, ठीक है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इसमें डीऑक्सी यानी दो राइबोज के एसिड होते हैं, यानी एसिड होते हैं दो, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डबल हेलिक्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिक्स। और ये कैसा है, सिंगल है, सिंगल सिंगल है, ठीक है। तो अब बताइए, जो हम पढ़ रहे थे वो यूकैरियोटिक है, जो प्रोकैरियोटिक। और अब बताइए जो डीएनए है वो किस में पाया जाएगा और आरएनए किस में पाया जाएगा। तो देखिए, जो डीएनए है वो यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें डबल है सब कुछ, ठीक है। इसमें क्या है, डबल है। और ये किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। तो जो आरएनए पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। तो इतना था भाई इसमें। तो हमने पढ़ा कि भाई जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें डीएनए।
तो हम पढ़ेंगे अब भाई डीएनए, ठीक है। डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। भाई जो डीएनए होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। डीएनए के दो पार्ट होते हैं, एक बोला जाता है न्यूक्लियो 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 न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और दूसरे में आता है फास्फोरस, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो ब्लड में सबसे मुख्य तत्व कौन सा है, तो सबसे मुख्य तत्व कौन सा है, जो आपसे पूछ लिया जाए सबसे मुख्य तत्व कौन सा है, तो सबसे मुख्य तत्व कौन सा है, तो हमारा फास्फोरस क्या है, हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाला सबसे मुख्य तत्व है, ठीक है। जो हमारे डीएनए के अंदर पाए जाने वाला सबसे मुख्य तत्व कौन सा है, फास्फोरस है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड है भाई, न्यूक्लियोसाइड भी दो प्रकार, न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो दो प्रकार का होता है भाई, एक होता है शुगर, ठीक है, शुगर, और एक होता है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। जो शुगर होता है वो राइबोज भी हो सकता है और डीऑक्सीराइबोज भी हो सकता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो डीएनए है, डीएनए में कौन सा शुगर मतलब कौन सा राइबोज पाया जाता है, तो कौन सा राइबोज पाया जाता है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है अभी कि डीएनए में कौन सा राइबोज पाया जाता है, तो डबल यानी डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। कौन सा राइबोज पाया जाता है, तो डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, ठीक है। आरएनए में कौन सा पाया जाता है, आरएनए में कौन सा पाया जाता है, आरएनए में ऑक्सीराइबोज, यानी उसमें सिर्फ एक ही पाया जाएगा और इसमें डीएनए में डबल पाया जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर होते हैं नाइट्रो न्यूक्लियोसाइड्स में। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या है भाई, डीएनए का सबसे मुख्य जो भाग है वो कौन सा है, नाइट्रोजन बेस है। यानी जो डीएनए का सबसे मुख्य भाग है, जो मुख्य भाग की बात करेंगे तो कौन सा आएगा भाई, तो ये नाइट्रोजन बेस आएगा। सबसे मुख्य भाग की बात करेंगे तो नाइट्रोजन बेस आएगा, ठीक है। यानी मुख्य तत्व की बात करेंगे तो कौन सा आएगा, फास्फोरस आएगा। अब देखिए डीएनए में हो गया, और नाइट्रोजन बेस, जो नाइट्रोजन बेस है वो भी दो प्रकार का होता है। जो नाइट्रोजन बेस है हमारा, जो नाइट्रोजन बेस है वो भी दो प्रकार का होता है। जो नाइट्रोजन बेस है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन, और एक होता है पाइरेमेडिन, पाइरे पाइरे पाइरेडेमिन, ठीक है। जो जो नाइट्रोजन बेस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्यूरिन होता है और एक पाइरेडेमिन होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास भी, एक हमारे पास प्यूरिन होता है, एक पाइरेमेडिन होता है। तो जो हमारा डीएनए है उसमें चार तत्व पाए जाते हैं भाई, हमारे पास चार होते हैं, ATGC, यानी एडानिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। कौन से पाए जाते हैं चार तत्व जो हमारा डीएनए होता है उसमें पाया जाता है, एडानिन, गुआनिन और साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। जो एडानिन और थायमिन है वो डबल बॉन्ड से, और जो एडानिन और थायमिन है वो डबल बॉन्ड हेलिक्स होते हैं, और जो गुआनिन है और एडानिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन वो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड हेलिक्स होते हैं। यानी उसमें कितने बॉन्ड होते हैं, एडानिन और गुआनिन के बाद तो कितने, एडानिन और गुआनिन के बीच में दो डबल बॉन्ड होते हैं, और जो एडानिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो जो ये एडानिन और गुआनिन है इसको ही बोला गया है प्यूरिन, और जो थायमिन और साइटोसिन है इसको बोला गया है पाइरेडेमिन, ठीक है। जो है नाइट्रोजन बेस के दो पार्ट हमने बताया था कि हमारे पास प्यूरिन है, एक पाइरेडेमिन है। जो एडानिन और गुआनिन है वो किस में आते हैं, प्यूरिन में आते हैं, और थायमिन और पाइरेडेमिन है वो किस में आते हैं, थायमिन और साइटोसाइन है वो पाइरेडेमिन में आते हैं। तो भाई जब हम थायमिन की जगह पर क्या रख दें, यूरेसिल रख दें, यानी थायमिन के स्थान पर जब हम यूरेसिल रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आरएनए। यानी हम इससे एक इक्वेशन निकलती है कि भाई जो हम डीएनए है, हमारा डीएनए है उससे हम क्या बना सकते हैं, जो हमारा डीएनए है उससे हम आरएनए बना सकते हैं। यानी आरएनए बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आरएनए बनाने के लिए हमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल को चेंज करना होगा। यदि हमने थायमिन के स्थान पर यूरेसिल को रख दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, आरएनए। लेकिन आरएनए से नहीं होगा भाई, एक और बदलना पड़ेगा,
क्या बदलना पड़ेगा, वो बदलना पड़ेगा राइबोज शुगर, यानी जो राइबोज है, राइबोज शुगर के स्थान डिऑक्सी राइबोज शुगर को भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, डिऑक्सी राइबोज, जो डिऑक्सी राइबोज शुगर है उसको भी बदलना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा उसकी जगह पे, उसकी जगह पे राइबोज शुगर रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा भाई, आरएनए बन जाएगा। ठीक है, तो एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये जब थायमिन के स्थान पर यूरेसिल रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आरएनए हो जाएगा। तो भाई आज इतना ही करते हैं हम, यहाँ पर हमारी क्लास